हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल सेक्शन ऑफ CUET 2022 एक्चुअल पेपर। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है मेरे और लेक्चर्स में, जो CUET है दैट्स द कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू MCA। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज NTA एग्जाम्स कंडक्ट करती है अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया और भी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में MCA में यदि आपको एडमिशन चाहिए देन यू विल हैव टू अपीयर इन CUET। यदि आपको NITs में एडमिशन चाहिए देन इट इज़ थ्रू NIMSET। तो बोथ दीज एग्जामिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस इनका ऑलमोस्ट सेम है बट द पैटर्न इज डिफरेंट, द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप CUET में दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि CUET टाइप के टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और जब आप NIMSET के दे रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन से पहले जो आपकी टेस्ट सीरीज या मॉक्स होने चाहिए दे शुड बी प्योरली लाइक NIMSET। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक एग्जाम के मॉक्स लिख दिए जाए और आप दूसरे टेस्ट के लिए भी उन्हीं मॉक्स को यूज कर लें, ठीक है ना। तो हमने इसका लॉजिकल सेक्शन उठाया, लाइक पार्ट ए में लॉजिकल सेक्शन आता है इसका, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बट MCA में पार्ट बी में भी लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिक का मतलब मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड लॉजिकल स्किल्स सभी कुछ कह रहा हूँ मैं, इसे रीजनिंग भी कह सकते हैं आप लोग। तो उन्हीं को कंबाइन करके हमने ये डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं। 5-5 क्वेश्चन हम हर पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 विद यू। और कोशिश हम ये करते हैं कि हम उस तरीके के मेथड्स आपको बताएं जिससे कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को कंफर्टेबली करेक्टली आंसर कर सकें, क्योंकि हर करेक्ट आंसर आपको 4 मार्क्स देता है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं CUET में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक इंग्लिश, लॉजिक, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दैट इज एन एडिशनल टॉपिक इन MCA जो NIMSET में नहीं होता है, और उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखे हैं लाइक फिगर्स रिलेटेड विद ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो इस वाले पार्ट में भी हम देखेंगे देयर इज ए क्वेश्चन लाइक जो नॉर्मली जिस तरह का क्वेश्चन NIMSET में नहीं आता बट वेरी स्पेसिफिक टू CUET। ओके, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Which of the following options is the correct alphabetical order of the 4 words given as this? तो बेसिकली जैसे इंग्लिश डिक्शनरी आप देखते हैं ना, तो उसने बताया कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, कौन सा उसका बाद आएगा। तो हम सब जानते हैं एक सीक्वेंस में आता है। दिस इज ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स पे भी मेरा एक लेक्चर और वीडियो है जिसमें मैंने ये बता रखा है कि किस तरीके से आप अल्फाबेट्स की पोजीशंस को याद कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड दैट्स अ वेरी यूजफुल आल्सो, ओके, फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। बट अभी इसको करते हैं। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑब्वियसली देखिए ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, नॉट टू वरी अबाउट दिस, नॉट टू वरी अबाउट दिस। तो आपको सारा टारगेट रखना चाहिए इससे नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे नेक्स्ट वाला B है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला A है, तो ऑब्वियसली A पहले आता है, फिर आपका B आता है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका O आता है, और ये P आता है। तो ये सीक्वेंस मैंने बना दिया, उसी को आंसर में उठा लीजिए, हार्डली 5 सेकेंड्स। तो हर क्वेश्चन को मैच कराने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो गया आपका। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी, फर्स्ट इज रोमानियन। रोमानियन मीन्स ये चॉइस गलत और ये चॉइस गलत। फर्स्ट इज रोमानियन, सेकेंड इज दिस, सो ऑब्वियसली थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट इज द आंसर। दैट इज अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। ओके, मीन्स इट कैन बी डन इन अ वेरी इजी मैनर। बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इस तरह के एग्जाम्पल्स को। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मतलब PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से एडवांटेज क्या होता है कि यू गेट एन आइडिया ऑफ द एक्चुअल पेपर विच विल बी गोइंग टू अपीयर इन। ओके, और वो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ाते हैं। और ये कॉलेज एग्जाम तो है नहीं कि आप 80% ले आए, 90% ले आए, 100% ले आए। हो सकता है 90% लाने पे भी सिलेक्शन ना होता हो सकता है 40% पे भी सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन। इट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस साथ ही साथ औरों की परफॉर्मेंस, उसमें जो बेटर है वो सिलेक्शन है। ओके, सो अप्रोच of competition, of cracking a competition is totally different from your college examinations. You should be fast, you should be smart. Hard work करना है, but hard work is not countable. ये नहीं कि 15 घंटे काम कर लिया then you are a winner. No, it's not like that, you know. It all depends on your smartness. It has to be smart learning and not just hard work learning. It should not be hard work, it should be smart work. Okay, ये approach रखिएगा competition में, आपको clear होना है, not just competition, in your professional life also. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है। If orange is coded as this in a certain language, then how will chili be coded in the language? एक चीज तो बहुत क्लियर आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम एंट्रेंसेस में आते हैं, एंट्रेंस में अपीयर होते हैं, तो एंट्रेंस की अप्रोच ही एलिमिनेशन की होती है कि बहुत सारे लोग
अपीयर होते हैं उनमें से बहुत सारों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो बच जाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। सेम अप्रोच एग्जामिनर यहाँ पे अडॉप्ट करता है। अब देखिए ये वाली चॉइस अलग से दिख रही है, इन सब में ये सेम है, ए जे जी ए जे जी ए जे जी, तो कंफर्म है कि ये तो गलत होगा ही होगा 99%, क्योंकि ये ए जे के है। तो ऑड मैन आउट नहीं करता, यदि तीन चॉइसेस में ज्यादातर लेटर्स उसने सेम रख रखे हैं तो ऑब्वियसली आंसर उन्हीं में से एक होना चाहिए, ठीक है ना। लॉजिक हम बाद में देखेंगे, अब और भी देख लेते हैं। अब इसका मतलब इन तीन में से ए जे के तो है नहीं, इन दो, अब यहां एन और एन सेम है, यहां ओ और सेम है, यहां एन और जे डिफरेंट है। अब इसका मतलब सारा का सारा एम्फेसिस यदि हम लॉजिकली खाली यूज करते हैं, ये सही है, ये सही है या ये सही है, इमीडिएटली मुझे पता चल जाएगा कौन सा सही है। आप खुद देख सकते हैं, इट मींस बात हो रही है फोर्थ एंड फिफ्थ की। फोर्थ एंड फिफ्थ है एल एन एल, फोर्थ एंड फिफ्थ एल एन एल है। उसी का एडवांटेज एग्जामिनर ने उठाया कि उसने कहा कि यदि यहां पे एल और एल सेम है तो यहां पे भी उसने एन लेटर्स ले लिए सेम, और यहां पे ओ लेटर सेम ले लिए, यहां एन और जे सेम है। बट एक बारी पैटर्न देखते हैं कि हो क्या रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड ट्राई व्हाट आई, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आपको हमेशा चॉइसेस यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो उससे आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं, आपकी डीबगिंग स्किल्स बेटर होती हैं, और बेसिकली डीबगिंग ही तो आप एरर ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आंसर्स में या चॉइसेस में, ठीक है ना। एक अप्रोच ये है कि आप पूरा सॉल्व करते हैं, दूसरी अप्रोच ये है कि आप इसे डीबग करते हैं, और मेरी तो पीएचडी डीबगिंग में है, तो मैं हमेशा से उसी अप्रोच को अडॉप्ट करता हूं, एंड आई फील दैट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर एनीवन हु वांट्स टू एक्सेल इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, एनी प्रोफेशनल फील्ड ऑफ लाइफ। यहां पे देखिए ये बैक साइड चल रहा है, एक को छोड़ा, एन को, ये एक स्किप करा, जेड ए ओ पी एफ जी ई एफ जी, ये अप्रोच है। और इस वाले में कोई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां वाले में, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि जो अल्फाबेट्स हैं देयर लाइंग ऑन ए सर्कल, ऐसे माना जाता है वाई एंड जेड। तो उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां से ए से वाई पे आ गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आई होप यू ऑल नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, बट दैट वाज द कोडिंग। हम पूरी की पूरी कोडिंग भी कर सकते थे, बट मैं समझाना चाह रहा था कि यहां पे आपको देखना है कि एन एन लेना है, ओ लेना है या एन जे लेना है। मैं पूरा भी निकाल के दिखाऊंगा कोडिंग, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करना है। तो डिस्प्यूट है खाली फिफ्थ में, 1 2 3 4 5, पांचवें लेटर में। अब यहां पे चिली लिख लेते हैं, सी एच आई एल एल वाई, ओके। 3 और 3 6, 3 और 3 6, चिली इज 3। आपको कंफ्यूजन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मुझे देखना दोनों जगह एन रहेगा, एन जे रहेगा या ओ रहेगा। तो ये वाला देख लेते हैं एक बारी, ये क्या आएगा, मतलब फिफ्थ वाले पे क्या आएगा। फिफ्थ इज ऑड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में पीछे जाना है, आगे नहीं जाना। जो कोड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब उसे पीछे जाने के बाद बनना है। तो एल से आप देखिए जे, तो इस तरफ जाएं, इस तरफ जाना है या बैकवर्ड जाना होगा। यदि हम इसे देखें तो ये हमारा बनना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपको ऐसे आना चाहिए। फिफ्थ है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ऑड लेटर जो है वापस जाना है, तो इट विल बी जे के एल। तो इसका मतलब आपके कोड में फिफ्थ प्लेस पे जे होना चाहिए। आप देख लीजिए किस कोड में फिफ्थ प्लेस पे जे है, इट इज दिस, सो इट हैज टू बी माय आंसर। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, हम पूरा का पूरा तो डीबग कर ही सकते हैं, डीकोड भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे कर लिया। जो ऑड प्लेस पे है उसका कोड बैकवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। जो इवन प्लेस पे है उसका फॉरवर्ड जाने पे आ रहा है, ये बैकवर्ड जाने पे आ रहा है, ये फॉरवर्ड जाने पे आ रहा है। तो ऑड और इवन प्लेसेस की कोडिंग स्कीम अलग अलग है। ऑड मतलब ये पहला, ये दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड, छठा इवन। सही लॉजिक हमने यहां पे लगा लिया। बट यदि आप पूरी तरीके से करना चाहते हैं तो यहां ए आ जाएगा, क्योंकि ये बीच में बी आ गया, एच आई बीच में छोड़ दिया, यहां जे आ गया, फिर आपने छोड़ दिया जी, यहां आ गया, एच आ गया, एल एम यहां आ गया, एन यहां आ गया, और या फिर जेड यहां छूट गया, ए ये हो गया। ये तो हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, एक बारी मैं और समझा देता हूं, जस्ट टू बी एबल टू, सो दैट यू आर एबल टू सेव टाइम इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपने देखा कि पहली में पहले 3 लेटर ए जी जे हैं, ए जे जी हैं, ए जे जी हैं, ए जे के, दिस कैन नॉट बी माय आंसर, इसे मैंने रूल आउट करा। अब मैंने यहां पे देखा फर्स्ट चॉइस में 2 का कोड एन एन है,
इसमें 2 का कोड ओ है, मतलब सेम है, इसमें 1 का एन है, इसका जे है। तो मुझे लगा कि रिपीटिशन 99% नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑरेंज में भी कहीं पे रिपीटिशन नहीं आ रही है यदि लेटर सेम भी हो रहा है। वैसे तो उसमें कोई लेटर सेम है ही नहीं, बट हम यहां पे देखते हैं कि क्या फर्क आना चाहिए। तो इसी लेटर पे हमने स्ट्रेस रखा कि हम 1 2 3 1 2 3 4 5 हम इसका कोड निकाल रहे हैं। दैट इज व्हाट वी ट्राइड। और जब हमने एल का कोड निकाला 5वें वाले का, सो इट केम आउट टू बी जे। तो बहुत ऑब्वियस है कि जो मेरे चॉइसेस में 5वें पे जे लिखा हुआ है, दैट हैज टू बी माय आंसर। तो इसका मतलब मुझे सबके लिए नहीं देखना पड़ेगा। आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इट फॉर द लेटर रिटन एट द 5th प्लेस ऑफ द गिवन वर्ड। क्लियर है? और आप यदि उस तरीके से नहीं आपको कंफर्टेबल है, तब अभी पूरा का पूरा भी निकाल सकते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, बट दैट इज द स्मार्ट मेथड, डायरेक्टली पॉइंटिंग द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Choose the odd one out from the following. Morarji Desai, I think it's an example which everybody would be able to answer correctly. और जिस क्वेश्चन को हर कोई करेक्टली कर लेता है in a way that is not going to contribute anything to your selection. काफी स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है कि वो इजी क्वेश्चंस को ज्यादा तैयार करते हैं एग्जाम से पहले, और जो टफ टाइप के क्वेश्चन हैं वो सोचते हैं कि उस पोर्शन को छोड़ दिया जाए। बट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होता ही उन क्वेश्चन से हैं जो टफ होते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें मेजॉरिटी अटेम्प्ट नहीं कर पाती, और यदि आप उसे कर पाते हैं तब आपको एक एच मिल जाती है। तो अप्रोच ये नहीं रखनी है कि you have to do only easy questions, easy topics while preparing for the examination, but you have to try to be expert in those topics which not everybody is able to do, like the tough topics. ठीक है ना? तो ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी। तो हमें पता है कि ये तीनों प्राइम मिनिस्टर्स के नाम है इंडिया के, करंट और पास्ट। और सरदार पटेल कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो होम मिनिस्टर थे या वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो इसलिए द ऑड मैन आउट इज सरदार पटेल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। I'll say simply it is as if it is eliminated from your marking scheme, because everybody will be able to answer this correctly. और रैंक बनना है जो बेटर स्कोर करे, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाता है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। 99.9% को स्टूडेंट्स इसे गलत आंसर करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड नॉन वर्बल रीजनिंग। निमसेट में नॉर्मली वर्बल रीजनिंग आती है, सीयूटी में नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, और बेसिकली ये ही आपका विजुअलाइजेशन डेवलप करती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो विजुअल इफेक्ट है, जो विजुअलाइजेशन है, वो डेवलप होता है यदि आप इस तरह के लॉजिक में स्ट्रांग है या इस तरह का लॉजिक आप सॉल्व कर पाते हैं। तो बट सोचना बहुत सिंपल वे में है, बहुत सिंपल वे में सोचना है। इन दो में जो रिलेशन है वही रिलेशन मुझे इन दोनों में चाहिए, ठीक है ना? I have to complete this series. I'll mark this question as one of the most important for this. Although it won't be difficult, much difficult to solve it if you have the right approach. यदि approach right है, then you can easily solve it. But बहुत सारे लोग तो इसे कर ही नहीं पाते, और करते भी हैं तो गलत करते हैं। कैसे सिंपल वे में हम सोचेंगे, देखिए। 3 तरह की चीजें हैं इस डायग्राम में। ये एक ब्लैंक लीव है, एक भरी हुई है, और ये एक स्टेम है, या हम आधी लीव भी कह देते हैं, ठीक है? एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये है, और ये उसकी स्टेम है। स्टेम मतलब पीछे से, या हम इनकम्प्लीट स्टेम भी कह देते, इनकम्प्लीट लीफ भी कह देते हैं। ये एक लीफ, ये एक लीफ, ये एक लीफ। ये लीफ है जिसके अंदर कोई कलर फील्ड है, ये लीफ है जो ब्लैंक है, और ये आधी लीफ या स्टेम कह देते हैं। ओके, अदरवाइज आई एम कॉलिंग इट स्टेम। और एक लीफ है, एक है फील्ड भरी हुई, और एक है एम्प्टी। इस तरह से आपने 3 फिगर आइडेंटिफाई करें इसके अंदर हर एक में। यहां तक समझ आ गया? देखना शुरू करते हैं। हमने देखा कि ये आप सब जानते हैं, आई होप यू ऑल नो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यदि आप पहले और दूसरे को रिलेट करें, ऑल्दो इतनी ज्यादा ड्राइंग की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विद दिस, आप देखिए पहले का स्टेम ऐसे जा रहा है, दूसरे का ऐसे जा रहा है, इन द अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है ना? वो यदि इधर है, पहले वाले का यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फ्लिप होने के साथ इट्स फ्लिपिंग। ये ऐसे नहीं जा रहा, मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है, फ्लिप हो रहा है। यहाँ पे ये नीचे से ऐसे आ रहा है, इधर आ रहा है। ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ में भी क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये हुई कि ये फ्लिप होना चाहिए। तो फोर्थ में ये नीचे से ऐसे आ रहा है, देखिए फोर्थ में ये ऐसे है। अब दूसरा वाला डायग्राम बना लेते हैं। फोर्थ में यदि ये ऐसे है तो थर्ड में ये ऐसे होना चाहिए। सिमिलरली फर्क क्या है, यहाँ ये ओपननेस साइड ऊपर थी, यहाँ पे क्लोज साइड ऊपर है। ये इधर है, ये इधर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग? तो इसका मतलब जो हमारी स्टेम है वो तो इस शेप में होनी चाहिए। तो ये वाला गलत और ये वाला गलत।
आई होप सबको समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, बट बहुत मुश्किल पड़ती है स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस करने में, मतलब दे आर ऑलवेज अफ्रेड और स्केर्ड ऑफ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नो, दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो, नॉट जस्ट फॉर द एंट्रेंस. आप खाली ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस का मत रखिए, आपको बाद में प्रोफेशनल लाइफ भी तो बनानी है ना. इतने सारे लोग एमसीए करते हैं, आपको लगता है हर एमसीए को सेम प्लेसमेंट मिलती होगी? दैट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह की प्लेसमेंट, किस तरह की कंपनी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. तो उसके लिए आपका स्किल सेट औरों से बेटर होना चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस औरों से बेटर होनी चाहिए, आपकी स्मार्टनेस औरों से बेटर होनी चाहिए, आपकी नॉलेज औरों से चाहे थोड़ी कम भी हो जाए, बट जो रिट्रीवल ऑफ नॉलेज है कि राइट टाइम पे राइट चीज आपको याद आ जाए, वो स्किल आप में ज्यादा होनी चाहिए औरों के मुकाबले. और वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूं देने की यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट वी एम्फेसाइज एट सैनमेक्स. ठीक है ना. खाली ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट द एंट्रेंस कि आपने 10,000 प्रॉब्लम रट ली एंड देन यू गो इन द एग्जामिनेशन, यू मार्क द करेक्ट आंसर्स, यू आर सेलेक्टेड. व्हाट नेक्स्ट? यू नो, after selection you have to compete with so many people. When you go for the placement, you have to compete with BTechs, you have to compete with MTechs, you have to compete with MPhil computer science, and so many students of different fields. You have to compete with those people, okay, to get a good job. और जो भी कंपनीज में इंटरव्यू करने आते हैं, they are highly skilled, highly professional people. So please develop those skills. एंट्रेंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि खाली मुझे एंट्रेंस क्लियर नहीं करनी है, मुझे अपनी स्किल्स भी डेवलप करनी है. स्किल्स, स्मार्टनेस की, लॉजिक की. दैट्स व्हाई लॉजिक इज कंसीडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उतना मैथ्स आपका यूज नहीं होगा जब आप एमसीए पढ़ेंगे, जितना मैथ्स का सिलेबस है, जितना लॉजिक और रीजनिंग यूज होगा, क्योंकि लॉजिक और रीजनिंग इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक विच यू आर डूइंग. जब आप कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, आप एक कोडिंग, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 15,000 स्टेप्स में भी, बट कोई और स्मार्ट आदमी उसके लिए एक ऐसा एल्गोरिथम लिख सकता है कि वो 2,000 स्टेप्स में प्रोग्रामिंग हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो यू योरसेल्फ रियलाइज व्हिच वन इज अ बेटर पर्सन, हु इज अ बेटर प्रोफेशनल, जिसने 2,000 कोड लाइंस यूज करी या जिसने 15,000 कोड लाइंस यूज करी. सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ लॉजिक. इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग लॉजिक, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. ओके, चलिए वापस आते हैं. तो एक तो हमने डिसाइड कर लिया, 2 चॉइस एलिमिनेट हो गई. अब और देख लेते हैं. वैसे तो 99% हमें आइडिया लग चुका है कि क्या आंसर होना चाहिए. इसमें जो इसका ओपन पोर्शन है, ये इस खाली वाली लीफ पे है. इसमें जो ओपन पोर्शन है भरी वाली लीफ पे है. तो ऑल्टरनेटिव चल रहा है. इसमें जो ओपन पोर्शन है ये भरी वाली लीफ में है, तो इसका ओपन पोर्शन होना चाहिए खाली वाली लीफ में. ये ओपन पोर्शन भरी लीफ में है, ये ओपन पोर्शन खाली लीफ में है. सो दिस हैज टू बी द राइट आंसर. वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, कोई रोटेशन नहीं. बुक्स में क्या करते हैं, कहीं क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं किसी एंगल से, कभी एंटी क्लॉकवाइज में कर देते हैं, और सिमेट्री नहीं रखते हैं. किसी को 235 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, किसी को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं. सो आई डू नॉट फॉलो दैट अप्रोच. आई फॉलो द सिंपल ऑब्जर्वेशन, जिस तरीके से मैं अपने टाइम में करा करता था. लाइक माई PhD, एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, माई PhD वाज इन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी. ओके, लॉन्ग एगो. And 30 years से तो I have been teaching, I have been running this Sanmex. Sanmex I started in 1994. Okay, तो वही अप्रोच मैं आज तक अडॉप्ट कर रहा हूं कि बी सिंपल, बी टू द पॉइंट. जैसे कंप्यूटर में जब आप एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो जितना वो प्रिसाइज होता है उतना एडवांटेजियस माना जाता है. तो प्रिसाइज मींस टू द पॉइंट. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच टू यू. आई होप सबको क्लियर हो जाएगा. 2 चीजें हमने देखी. एक तो हमने स्टेम का फ्लिप देखा कि इसका स्टेम का फ्लिप देखा कि कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. ओके, और दूसरा हमने देखा ओपन. थोड़ा सा और हम मैथमेटिक्स की तरह देखें तो ये जो ओपन पोर्शन है, यदि 1-2 टर्म्स हमें एक्स्ट्रा भी पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती. ये साइड कहलाती है कॉनकेव, ये कहलाती है कॉन्वेक्स. जनरल टर्मिनोलॉजी आपको नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आ जाए एक चीज एक्स्ट्रा तो फर्क क्या पड़ता है. तो ओपन साइड को कॉनकेव कहते हैं. तो इसकी जो ये खाली वाली स्टेम है ये कॉनकेव पोर्शन में है, इसकी भरी वाली स्टेम कॉनकेव पोर्शन में है. इसकी भरी वाली स्टेम कॉनकेव, इसका भरा वाला लीफ कॉनकेव पोर्शन में है. तो इस वाले केस में खाली वाली लीफ कॉनकेव पोर्शन में होनी चाहिए. तो खाली वाली लीफ कॉनकेव पोर्शन में. वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, ओके, एंड वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टेक्निक. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. इफ मैंगो इज कोडेड एज KCLIM, एक बार मैं लिख ही देता हूं. वैसे तो एक क्वेश्चन अभी हम करके चुके थे, उसी तरह की अप्रोच मैं इसमें अडॉप्ट करूंगा. मैंगो, आप उसे लिख रहे हैं KCLIM. बहुत इजी क्वेश्चन है यदि आप इसे देखें तो. KLM ABC LMN GHI MNO. एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड. कई बार हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं. ठीक है, हम इसे कहते हैं कि ये -2 की मूवमेंट ले रहा है और ये 2 की मूवमेंट ले रहा है. ये -2 की मूवमेंट ले रहा है, ये +2 की मूवमेंट ले रहा है, और ये -2 की मूवमेंट ले रहा है. मैं इस तरह से भी कई बार सोचते हैं. ठीक है ना, O पे -2 की मूवमेंट दी तो M मिल गया. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
2 स्टेप आगे जाना मतलब +2, 2 स्टेप पीछे जाना मतलब -2। और ये जैसे डायग्राम बन गई मेरी ABC, तो मैं 2 स्टेप आगे गया तो मैंने इसे लिख दिया +2। और यदि मैं यहां पे लिख देता हूं KLM, जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू, तो एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो यहां से यहां आने में मेरे को लगा, मतलब इधर से इधर आने में मुझे -2 लगा, क्योंकि -1 ये और -1 ये। कहीं क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि m की जगह k है, तो m की जगह k आ रहा है ना, तो आप पे m गिवन है, k पे जाना है, तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, सो इट इज -2। आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। इसमें भी गेस मारते हैं क्या क्या सही होना चाहिए। पहली 3 चॉइस में से ही मेरा आंसर आना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। ये 2 सेम है, अब देखिए ये 3 सेम है, ये 3 सेम है, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, तो मुझे 99% कंफर्म है कि इन दोनों में से ही मेरा आंसर आना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ना कितने सारे सिंबल कॉमन है, खाली इस वाले को मैं ध्यान दूंगा कि यहाँ G आ रहा है या C आ रहा है 4th प्लेस पे। 4th प्लेस का मतलब फॉरवर्ड जाना है 2 से, 4th है E का 2 से फॉरवर्ड जाना है, तो EFG, दिस इज द डायरेक्ट आंसर विदाउट डूइंग मच, यू नो, आई नो दिस इज द आंसर। ये तो वो ट्रिक है जो मैंने पहले बताई थी कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ये तो देखते हैं, मुझे पता है गलत है। QYC RA QYC RA QYG RA, 99% चांसेस ये भी गलत होगा। सो आई हैव टू डिसाइड बिटवीन दीज टू। इनमें भी कौन सा लेटर फर्क है? खाली 4th लेटर फर्क है। तो 4th मैंने देखा इवन, 2 की मूवमेंट आगे लेनी है, 4th लिया, 2 की मूवमेंट आगे, EFG, सो G शुड बी देयर, सो दिस इज माय आंसर। और नहीं आपका मन इससे लगता तो आप पूरा का पूरा लिख लीजिए, देन ऑल्सो यू कैन डू इट। बट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डेवलप एन अप्रोच जो आपको औरों से डिफरेंट बनाए, डिफरेंट इन बेटर सेंस, ओके। तो यहाँ 2 माइनस लेना है, यहाँ +2 लेना है, यहाँ 2 माइनस लेना है, यहाँ +2 लेना है, यहाँ -2 लेना है, और यहाँ +2 लेना है, वहाँ -2 लेना है QRS, यहाँ 2 लेना है WXY, यहाँ 2 माइनस लेना है CDE, यहाँ 2 प्लस लेना है EFG, और यहाँ 2 माइनस लेना है RST, और यहाँ 2 प्लस लेना है YZA। So that is the complete coding, but I hope now you know that this whole was not needed. Just looking at one letter, we can easily answer which is the right one. So these were some more actual questions, previous year questions like 2022 CUT actual questions, which have been done with you. और approach इसमें discuss करी है हमने majorly how to use your choices and how to be smart enough. So see you soon. Till then, learn a lot, okay? Smartly, okay? Thank you.